ओके। ओह सॉरी, स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया किसी ने उसका? हाँ, देखो यार, रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ मैं एक्चुअली, पहले ऑन है पहले से। तो डाइपोल मोमेंट के अंदर बात करी थी हमने क्लोरोबेंजीन्स के बारे में। डाइक्लोरोबेंजीन है, देन हमारे पास BF3 NH3 हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ये पार्ट हमने कवर किया है। गॉट इट? हाँ, तो कई बार क्या होगा कि हमें डाइपोल मोमेंट का जो मैंने यूज किया था वो क्या था, क्यों पढ़ते हैं इसको, कौन बताएगा? टू कैलकुलेट द आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। अगर हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आयनिक करेक्टर को इससे डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर अगर निकालना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, वो कितना आएगा? फिर एक फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत आसान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर दी होगी, और हम 100% आयनाइजेशन मान के थ्योरेटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू। अज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर 100% आयनाइजेशन हो रहा है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, बाकी जगह पे एक्चुअल में हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो सिमेट्रिकल जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहाँ पे डाइपोल्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 100% आयनाइजेशन भी मानेंगे तो ओवरऑल वैल्यूज जो होंगी वो जीरो ही आएंगी। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए इसको यूज करते हैं, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे एक इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेट द म्यू ऑफ HCl। ओके, म्यू ऑफ HCl given bond length of HCl is 1.34 एंगस्ट्रॉम। चार्ज कितना है? चार्ज ऑन HCl, जो भी यहाँ पे पार्शियल चार्ज होगा वो कितना होगा? एटम्स के ऊपर होगा, H कुछ H पे होगा, कुछ Cl पे होगा। उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे दी है 0.15 E, ये वैल्यू दी है। एंड पूछा है, एंड ऑल्सो
कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl। दिया है इफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है, if experimental value of mu is 1.08 diopter, क्या आंसर आएगा? यहाँ पे यहाँ पे तुम्हें इसको वैल्यू मान लो ये नहीं दिया है, तब सॉल्व करना है। म्यू जो है निकालना है, ये निकालना है थ्योरेटिकल वाला 100% वाला। तो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बदल दिया है मैंने क्या लिखा है, कैलकुलेट द म्यू ऑफ HCl theoretical given bond length of HCl is 1.34 angstrom and also calculate percentage ionic character in HCl। ऐसे सवालों में हमें क्या करना होगा, हमें मान लेना होगा assume there is 100% ionization, assume 100% ionization in HCl। बोलो बच्चों, अगर HCl में 100% आयनाइजेशन होगा तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +1, और इस पे कितना आएगा? -1। मतलब जो इस पे चार्ज होगा वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दैट इज 1 E के इक्वल। और Cl माइनस पे जो आएगा वो भी कितना होगा? -1 E। इससे हम निकाल सकते हैं म्यू थ्योरेटिकल, मतलब जो हमारा एक्चुअल म्यू का वैल्यू नहीं है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो वो कितनी वैल्यू आएगी? Q/D। क्यू हमने कितना लेना है? 1 E लेना है। डिस्टेंस जो है एंगस्ट्रॉम में हमें गिवन है, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसको मैंने डायरेक्ट बताया था, 1 E इंटू 1 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाता है? डिवाई। तो 1.34 ये वैल्यू आ गई, और इसको डिवाई में चेंज करने के लिए 4.8 वैल्यू लाए थे। अब इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा बताओ एक बार मुझे। वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1.34 इंटू 4.8 कितना आ रहा है? बोलो। 6.4 के अराउंड आएगा। ये हमारा है एजम्पशन लेने पे, जब हमने माना है कि 100% आयनाइजेशन हो रहा है, देन द म्यू थ्योरेटिकल इज 6.4D। बट एक्चुअल में जो म्यू दिया है एक्सपेरिमेंट करके जो निकाला गया है, क्यों? बिकॉज जो HCl है ये कंप्लीट आयनाइजेशन इसमें नहीं होगा, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग पार्शियल आयनाइजेशन। बट हमने अज्यूम कर लिया है कि 100% आयनाइजेशन हो रहा है। तो अगर तुम 100% आयनाइजेशन को अज्यूम करते हो तो फिर जो हमारे पास म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो अलग होगी, और म्यू थ्योरेटिकल जो है वो अलग होगी। म्यू एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल में तुम्हें इस क्वेश्चन में हमने दिया है 1.08। अब ये 1.08 एक्चुअल वैल्यू है, म्यू थ्योरेटिकल जो है वो 6.4D। तो हमारे पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आया? जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो कितना है इसमें? एक्चुअल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100, है ना? क्योंकि हमें इससे कंपेयर करना है। 100% के केस में 6.4 था, और अगर हमारे पास इतना म्यू है, अगर हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.08 है,
देन कितना आयनाइजेशन हुआ होगा। सिंपल परसेंटेज निकालना है इसका, तो यहाँ पे आएगा 108/6.4, और 108/6.4 की वैल्यू जो आएगी वो 16 के अराउंड आएगी, है ना। कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 16.8 के आसपास, इतने परसेंट आयनाइजेशन हो रहा है। मीन्स जो आयनिक करेक्टर है HCl में वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 16.8%। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन HCl इज ओनली हाउ मच, 16.8%। फिर से देख लें कैसे हमने इसको सॉल्व करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो म्यू है ये थ्योरेटिकल निकालना है। अगर हमें चार्ज नहीं दिया है तो हम अज्यूम करेंगे कि 100% आयनाइजेशन हो रहा है, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ म्यू थ्योरेटिकल। एंड क्वेश्चन के अंदर एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होगा जब कभी भी आयनाइजेशन करेक्टर पूछे, परसेंटेज आयनाइजेशन करेक्टर। तो नाउ म्यू एक्सपेरिमेंटल और म्यू थ्योरेटिकल पता है, ये वाला फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ाया है, दिस वन। और ये वाले फॉर्मूले को यूज करना है और इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, यू कैन गेट द आंसर। ओके, नोट कर लो इसको। नोट हुआ क्या निरंजन, किसी का बचा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कल्याणी तुम्हें समझ में आ गया? शमिका, चिन्मयी? सर नोट हो गया। हाँ, समझ में भी आना चाहिए बाकी लोगों को भी, है ना। अदिति तुम्हें समझ आया? समझ में भी आ जाए तो अच्छी बात है कि भाई हमें कैसे सॉल्व करना है। हमें म्यू थ्योरेटिकल और म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को लेना है और फॉर्मूले का यूज करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। सर हो गया। गुड गुड। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये। इसको शॉर्ट में MOT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MOT। इस कॉन्सेप्ट का यूज क्यों है, वाई वी नीड MOT? इसका आंसर आज तुम्हें देना पड़ेगा। बताओ, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक? बोलो, बोलो जल्दी से। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? पैरा और डाया। तो हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो यहाँ पे जैसे ही तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। याद दिलाया दिया मैंने कि नहीं? पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जिसको नहीं याद है वो याद रख ले, पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो बच्चों हम क्या बोलेंगे उसको, पैरामैग्नेटिक। नाउ अब हम ध्यान दें यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक हमारा हो गया। इसके बाद में हम अगर बात करें O2 की, बताओ O2 डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? बोलो।
गाइस। तो अगर वीबीटी से देखें, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन में पेयरिंग हो रही है। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहिए, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए इसका। तो इट शुड बी डायमैग्नेटिक, बट according to VBT, O2 should be what? Diamagnetic. But एक्चुअल में ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें समझना है, बट दिस इज रॉन्ग, है ना। इन रियलिटी O2 इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ऑक्सीजन को रखेंगे, अगर हम ऑक्सीजन गैस को यहाँ पे रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होती है, हल्का सा अट्रैक्ट होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। जब तक मैग्नेटिक फील्ड उसके सामने रहेगी वो हल्का सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऑक्सीजन प्रैक्टिकली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होती है। दिस मीन्स कि वीबीटी इज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज unable to explain, unable to explain what? Paramagnetic nature of oxygen and many other molecules, है ना। तो अब हमें याद रखना पड़ेगा कि एक नई थ्योरी को यहाँ पे पिक्चर में आना पड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन जो है वो क्यों पैरामैग्नेटिक होती है। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ खड़ी हुई थी कि ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास डायमैग्नेटिक लग रहा था बट है पैरामैग्नेटिक। दैट मीन्स जितना अभी तक पढ़ा है उससे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो नई थ्योरी आई जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी तक हमने जितनी भी बॉन्डिंग करी है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज करें हैं। क्या यूज करें? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनकी जगह पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, उनके बीच बॉन्डिंग होगी, उनके बीच क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। तो हम ये याद रखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं आएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहाँ पे काम आने वाला है। तो हंड और मलिकन दो साइंटिस्ट हैं, हंड और मुलिकन, इन्होंने इस थ्योरी को बताया था। इसका एक्सप्लेनेशन जो है आगे देंगे। ये एमओटी जो थ्योरी है ये न्यू थ्योरी है, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। तो इसमें लिखेंगे व्हेन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, combine with each other, they form molecular orbitals and atomic orbitals vanishes, है ना, vanished लिख सकते हो। Now the molecular orbitals, now the molecular orbitals are used in bonding। तो इसके ऊपर पूरा हम लिखाने वाले हैं
तो इसमें याद रखना, इन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals occurs. Linear combination of atomic orbitals occurs. इसमें क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। लीनियर कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन वेव को ऑर्बिटल में साई से लिखें, ठीक है, तो साई वन अगर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ वन एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ये है, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, हाँ स्क्रॉल कर देता हूँ रुको। देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो इंटरफेरेंस पढ़ा था उसका यूज है, इंटरफेरेंस जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका यहाँ पे काम आएगा। डन। लिख लिया ये, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, वो सारे तुमको धीरे धीरे बताऊंगे, मैं बताऊंगा। पहले इतना याद रखो कि एटॉमिक ऑर्बिटल से यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होती है, यहाँ पे जो एमओटी के अकॉर्डिंग जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कैसे बनते हैं ये, इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में लीनियरली कॉम्बाइन करते हैं। अगर हमारे पास साई वन एक इलेक्ट्रॉन वेव है एक एटॉमिक ऑर्बिटल का, और साई टू है इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ अदर ऑर्बिटल, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, और इनके कॉम्बिनेशन से एक हमारे पास फाइनल साई बनेगा। ये जो साई होगा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वेव होगा, इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक इन फेज हो सकता है, एक आउट फेज हो सकता है। मतलब जो कॉम्बिनेशन हम करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वेव्स का, जो ऑर्बिटल्स है उनका, या तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे हम आगे क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लिख लो कि इसमें एल ओ, या इसको ऐसे लिखते हैं एल सी ए ओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये इसके अंदर फिनोमेना अकर होता है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डायरेक्टली लीनियरली ऐड कर देते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये याद रखना, इनको डायरेक्ट क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, और उससे क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इन फेज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, आउट फेज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन लगा लो। कभी क्या होगा, इन फेज होगा तो एडिशन होगा, आउट फेज होगा तो क्या होगा, बोलो सब्सट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे एक वेव अगर हमारे पास ऐसे दिखाए हम, चलो हम तुमको इस पे दिखा देते हैं। मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वेव थी, इसका नाम था साई वन, और दूसरी एक इलेक्ट्रॉन वेव थी, इसका नाम था हमारे पास साई टू। अगर ये डायरेक्टली हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा
वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी ऐसा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा साई, और ये इसके अंदर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर गई है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इंक्रीज कर गया है, तो इसको बोलेंगे साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पीएमओ। इसको क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा ना, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी बीएमओ में। और जो हमारे पास आउट फेज कॉम्बिनेशन होगा, मान लो एक वेव ऊपर जा रही थी और दूसरा जो ऑर्बिटल था इसकी वेव नीचे थी, तो यहाँ पे अगर ये साई वन है और ये साई टू है, तो इसका जब एडिशन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि ये सब्सट्रैक्शन हो रहा है एक्चुअल में। और यहाँ पे बहुत स्मॉल वेव मिलेगी, इसको बोलेंगे साई ए बी एम ओ। ए बी एम ओ कब लिखते हैं? जब हम लिखते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गॉट इट? सर आप वो आउटफेज और इनफेज बोल रहे थे, वो क्या है, समझा नहीं। इंटरफेरेंस जब पढ़ाया था ना, उसमें इसको तो कराया था, नहीं याद है? अभी बता देता हूँ फिर से एक बार। सर जो इधर एबीएमओ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है ना, जब भी हाँ साई वन और साई टू बिल्कुल, सेम हो। जब सेम होंगे तो सेम हो जाए। देखो क्या पूछ रहे थे तुम निरंजन, फिर से बताओ। सर वो आप इंटरफेज आउटफेज कुछ तो बोल रहे थे ना। इनफिनिट मतलब है जब ये सेम, देखो ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ऊपर की तरफ, डायरेक्शन क्या है? सेम। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो क्या बोलते हैं? इन फेज। और जब ये वाला एक ऊपर की तरफ जा रहा है वेव, ये वाला वेव नीचे की तरफ जा रहा है, जस्ट अपोजिट है, 180 डिग्री फेज है, तो इसको बोलते हैं आउट फेज, है ना? मतलब अगर एक फेज जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी नीचे की तरफ जा रही है, तो इनका अगर समेशन हम कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके ये नल वेव बनाई देंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा। मान लो ऊपर वाली थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो हल्का सा छोटा सा मिल जाएगा। ओके सर। हम्म, ऐसा होता है। कोई प्रॉब्लम एबीएमओ और बीएमओ में? डन सर। हाँ बोलो, कोई डाउट? यस। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो हमें क्या समझना होगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह पे बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, है ना? एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में कंबाइन होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे।
ये हो जाएंगे फिनिश, इसकी जगह पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे। इसमें दो टाइप के बनते हैं, एक बनता है बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बीएमओ, जो कि बॉन्ड बनाता है। दूसरा बनता है एंटी बॉन्डिंग, है ना, जो कि बॉन्ड्स बनाने में हेल्प नहीं करता है। ये जो है अनस्टेबिलिटी लाता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और बीएमओ जो होता है ये स्टेबिलिटी लाता है, इसकी एनर्जी कम होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको एक लाइन से पढ़ते हैं धीरे धीरे, इसको मैं लिखा के बताता हूँ तुमको, नोट करते जाना और समझते जाना। तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या आएगा, हमेशा याद रखना जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो एनर्जी जो होनी चाहिए वो ऑर्बिटल्स की सेम होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट अगर एनर्जी होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो वो आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। इसलिए याद रखना, जनरली तुमको जो सिलेबस में उसमें क्या है, अगर मान लो हमने हाइड्रोजन का 1s लिया है तो दूसरा जो हाइड्रोजन होगा मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसका भी 1s लगेगा। इनकी एनर्जी क्या है, एकदम सेम है, ये आपस में कंबाइन करेंगे। तो इस पॉइंट को मैं कैसे लिखाऊंगा उसको समझना। 1s वाला 2s से कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि इसके एनर्जी में डिफरेंस है। 1s वाला 1p से कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमें याद रखना होता है। तो हम लिख रहे हैं इसमें, लिखेंगे पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed by overlapping of atomic orbitals of same energy। कैसी एनर्जी होनी चाहिए, सेम एनर्जी। सेम एनर्जी अगर नहीं है तो फिर क्या है, बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये हमको हमेशा याद रखना है, एनर्जी जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इनकी सेम होनी चाहिए। सेम एनर्जी पे ही ये कॉम्बिनेशन हो पाता है। गॉट इट। मतलब अगर मैं बोलूँ 2s है तो वो 2s से कंबाइन करेगा क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। 2p वाले जो है वो 2p वालों से कंबाइन करेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, वो सेम है। तो ये याद रखना ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि लगभग सिमिलर काम हमने हाइब्रिडेशन में किया था। लेकिन हाइब्रिडेशन में क्या था कि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी में भी कॉम्बिनेशन होता था, और यहाँ तक कि उसमें हम लोग 3s को 3d से भी करा देते थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ सेम होना चाहिए, कहाँ पे, हाइब्रिड एडिशन में। बट यहाँ पे उसका जो एल वैल्यू है, जो ऑर्बिटल का शेप है, वो भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए। सेम एनर्जी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा। अगर हमारे पास 2p's है तो वो 2p's से कंबाइन करेंगे, 2p वाला कभी 2s वाले से कंबाइन यहाँ पे करेगा नहीं। तो जब कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन करते टाइम पे एडिशनली कंबाइन होते हैं, इन फेज कंबाइन होते हैं, ऐड होते हैं अगर ऑर्बिटल्स, तो जो बनता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कभी भी जब ऐसा होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं आपस में, एक दूसरे में जो है उनका डिफरेंस ले लेते हैं हम, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गॉट इट। तो पहला जो कंडीशन है वो ए पॉइंट में लिख दिया हमने। दूसरी जो इसमें कंडीशन है वो लिख रहा हूं, इसके एग्जांपल में लिख सकते हो। एग्जांपल ये है कि 1s विल कंबाइन विद किसके साथ बताओ, 1s, है ना। 1s जो है वो 2s से कंबाइन नहीं करेगा, 1s विल नॉट कंबाइन विद 2s। दूसरे दूसरा
तो एटम है, अगर उसके पास 2s है तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, एनर्जी डिफरेंस है। दूसरा क्या है, तो ये जो हमने पढ़ना है एमओटी थ्योरी, वो 20 ओवरऑल जो एटॉमिक नंबर है पूरे मॉलिक्यूल का, मीन्स ऐसे बोल सकते हो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है, या ऐसे कह सकते हैं टोटल एटॉमिक नंबर जो है कॉम्बाइंड करके, वो हमारा अगर 20 से कम है तभी हम यूज करेंगे। तो धीरे धीरे ये चीजें बताऊंगा। द कंबाइनिंग atomic orbitals, the combining atomic orbitals must have the same symmetry, symmetry जो है उनकी सेम होनी चाहिए, about the internuclear axis, about the internuclear axis। यहाँ पे कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन हमको याद रखना है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कन्वेंशनली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को जेड माना गया है। ठीक है, ये याद रखना है। आईयूपीएसी जो कन्वेंशन है उसमें क्या रटा गया है, क्या याद रखा गया है, आईयूपीएसी कन्वेंशन जेड एक्सिस is considered as internuclear axis, internuclear axis बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये याद रखना है। कहाँ पे कंसिडर किया है, सिर्फ एमओटी में। बोलो क्या वीबीटी में ऐसा कुछ था कि जेड एक्सिस को ही लेना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? जल्दी से बोलो। नहीं था ना भाई, उसमें तो जो हमारा मन था उसको ले सकते थे ना। हाँ, तो ये याद रखना है। मतलब अगर इसके एग्जांपल ले लूं, इसके एग्जांपल ले लूं, तो 2pz जो है वो 2pz से कंबाइन करेगा, 2pz विल कंबाइन विद 2pz ओनली, 2px से कंबाइन नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी सिमेट्री अलग हो जाएगी, भले एनर्जी सेम है लेकिन सिमेट्री अलग है। 2px विल कंबाइन विद 2px ओनली एंड 2py विल कंबाइन विद 2py ओनली। ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, काफी आसान रहेगा फिर तुम्हारे लिए। गॉट इट? तो ये एक एटम का 2pz है, ये दूसरे एटम का 2pz है, जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उनसे मिला के एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसमें ध्यान रखना, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पे एक ही एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स उसको बोलते हैं मिक्सिंग। यहाँ पे अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स एटॉमिक वाले आपस में कंबाइन होके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग जो हमारा एटम है उसके खुद के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते थे और हाइब्रिड बनता था। यहाँ डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होने पे बनते हैं। थोड़ा सा सेम सुनने में लगता है लेकिन बहुत डिफरेंट है। 2pz ये एक एटम का है और राइट वाला 2pz एक दूसरे एटम का है। डन, आगे बढ़ते हैं। तो सिमेट्री बच्चों सेम होनी चाहिए। सो नंबर ऑफ दो सी में लिखो। तीसरा पॉइंट ये है कि चूंकि अगर हमको बॉन्ड बनाना है तो उससे क्या होना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जाना होना चाहिए। लिखेंगे द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। काफी अच्छे से ओवरलैपिंग होनी चाहिए उनकी, तभी तो जाकर के क्या हो पाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। बिकॉज greater the extent of overlapping, greater the extent of
overlapping, greater is the stability of molecule। अब इसको फिगर से बना के समझाएंगे आगे, तुमको समझ में आ जाएगा सारा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। डी पॉइंट लिखो। अब याद, जैसे हाइब्रिडेशन में था क्या, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते थे उतने हाइब्रिड बनते थे, यहाँ पे भी वैसे ही है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसमें से हाफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे और हाफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। लिखेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed is equal to the number of atomic orbitals combined together। ठीक है, ये याद रखना। एंड half of these MOs, इसको MOs लिखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, will be BMO and half will be what, क्या होंगे बोलो? ABMO। ABMO, वेरी गुड। तो मान लो अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया, जब मान लो दो एक के और दो एक के, दो एओज एक एटम के, दो एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम्स के, तो हमारे पास टोटल 4 बनेंगे। उसमें दो जो है वो बीएमओ होंगे और दो जो है वो एबीएमओ। ऐसा होता है। इनके फोटो कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, शेप क्या होता है, सब आगे बताएंगे, अभी केवल कॉन्सेप्ट्स को समझते चलो। मान लो हमारे पास अगर 5 कंबाइन किए तो 5 बनेंगे, तो 5 कभी कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि इवन नंबर आ रहा है, देख रहे हो कि नहीं, एक इसका तो एक इसका, दो दो इसके तो दो इसके 4, 3 इसके तो 3 इसके 6, तो वो एक हमेशा नंबर कैसा आएगा, इवन नंबर में आएगा। तो 5 कंबाइन करेंगे एक के, तो दूसरे के भी 5 लेने होंगे, 5 5 10 हो जाएंगे। तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे या 6 या 8 या 10 ऐसे, 1 इसका तो 1 इसका, 2 इसका तो 2 इसका, जितना लेफ्ट वाले का उतना राइट वाले का। तो तुम हमेशा इमेजिन करना कि तुम्हारे लेफ्ट में एक एटम है और तुम्हारे राइट में एक एटम है। और सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एमओटी हमारे सिलेबस में है, SO2 गैस के लिए एमओटी हमारे सिलेबस में नहीं है, CO2 गैस के लिए एमओटी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में किसके लिए, सिर्फ H2 के लिए, N2, O2, C2, B2, सिर्फ और सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, HF के लिए है। दो कंडीशंस पे हम लोग काम करेंगे, एक तो डायटोमिक होना चाहिए, दूसरा टोटल एटॉमिक नंबर जो होना चाहिए मॉलिक्यूल का वो 20 या 20 से कम होना चाहिए। जैसे ही 20 एक्सीड करेगा सिलेबस के बाहर हो जाएगा, और वो हमारे सिलेबस में है नहीं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तुमको सब समझ में आएगा, सिर्फ याद करते चलना है कॉन्सेप्ट्स को। सर मुझे एक डाउट है, हाँ, जो एनर्जी है पीएक्स और पीवाई की वो सारी सेम नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी तो n+n के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, जैसे 2px है ना और 2py, इनकी सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम। इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, ऐसे बोल रहे हो ना तुम। लेकिन क्योंकि एन वैल्यू और एल वैल्यू क्या है, सेम है ना, देखो एन एल सेम है कि हाँ नहीं, सेम है, सेम। एन प्लस एल सेम है ना, तो ये एनर्जी तो सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है ओरिएंटेशन से, सिमेट्रिकल नहीं है ना। 2px जो है वो एक्स एक्सिस पे है, 2py जो है वो वाई एक्सिस पे है, और 2p जो है वो जेड एक्सिस पे है, तो जेड वाला जेड से कंबाइन करेगा, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और जो बीएमओ है ये क्या है, मोर स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी कम होती है।
सर लेकिन जो फर्स्ट वाला पोस्टुलेट था उसके अंदर सिर्फ सेम एनर्जी के बारे में लिखा है और ओरिएंटेशन के बारे में नहीं लिखा है। तो वो अलग अलग करके ना, एक साथ भी लिख सकते थे बट दो दो में लिखा दिया उसको। सेम एनर्जी वाले होने चाहिए, सारी कंडीशन एक साथ फॉलो करनी चाहिए, ए बी सी डी सब, समझ रहे हो कि नहीं? तो सेम एनर्जी होनी चाहिए पहला पॉइंट, उसके बाद में हम उसका ओरिएंटेशन भी देखेंगे। जैसे अभी 1s कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, तो वहां दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे 2p में आ गए तो उसमें फिर यहाँ पे 2pz का सिमेट्रिकल सेम है, 2px का सिमेट्रिकल जो है या जो इसकी ओरिएंटेशन है वो सेम है, 2p/2py की सिमेट्री सेम है, दीज आर सिमेट्रिकल्स। तो ये दोनों कंबाइंड है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक साथ भी लिखा सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिखा दिया मैंने, तो वो भी याद रखना है तुम्हें। ओके सर। हाँ, जो अलग लिखे हो या एक साथ लिखे हो उनका मतलब हमें एक समझना है कि एनर्जी जो है वो भी सेम होनी चाहिए, ओरिएंटेशन जो है वो भी सेम होनी चाहिए, मतलब आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर 1s इसका लिया है लेफ्ट एटम का, तो 1s राइट एटम का भी लेना पड़ेगा, लाइक दैट, सेम टू सेम डिक्टो होने चाहिए, तब होगा काम। अच्छा, एबीएमओ जो होते हैं वो होते हैं लेस स्टेबल। कैसे होते हैं ये? इनकी एनर्जी क्या होती है? हाई, हाई एनर्जी होती है इनकी। तो जो एबीएमओ होते हैं वो कैसे होते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कैसे बनते हैं ये? लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, बट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सब्सट्रैक्शन से बनते हैं, और बीएमओ एडिशन से बनते हैं। जल्दी से नोट करें इसको, फिर आगे पॉइंट्स लिखाता हूं। तो जिनकी एनर्जी ज्यादा है, जो स्टेबल कम है, दे आर लेस स्टेबल, उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कोई डाउट तो नहीं इसमें अभी? हाँ, आगे बढ़ जाए, बताओ आगे बढ़ जाए। ओके, एबीएमओ और बीएमओ ये दो होते हैं हमारे पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कौन से रूल लगाओगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रूल पहले लगते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वो यहाँ पे लगेंगे। कितना नंबर पॉइंट हो चुका है हमारे पास? एक बार देख लेता हूं मैं, डी। पॉइंट नंबर ई पे आ जाओ बच्चों। पॉइंट नंबर ई बोलता है, पॉइंट नंबर ये बोलता है कि भाई जो रूल अफबाऊ का था, जो पुराने रूल्स थे वही लगाने हैं, कोई नया रूल नहीं है इसको भरने के लिए, सेम रूल। तो लिखेंगे ई, पॉइंट में लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे? तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर governed by सेम थ्री रूल्स। तीन जो रूल पढ़े हैं पुराने जमाने में वही वाले लगाने हैं। पहला क्या रूल है बताओ? फर्स्ट रूल क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? याद आया किसी को? कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले कौन सा रूल लगाते हो भाई भरने के पहले? जो मेन रूल है जिसका नाम है बिल्डिंग, बिल्ड करना, दैट इज अफबाउस रूल। फिर सेकेंड रूल जो लगाओगे ना, वो जस्ट उसके बाद में यूज हो जाता है, हंट्स रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हंट्स मैक्सिमम
मल्टीप्लिसिटी रूल। दैट इज, इसका मतलब होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स सिंगल सिंगल जाएंगे उन सबशेल्स में जिनकी एनर्जी सेम है, उन ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी सेम है, देन उसके बाद पेयरिंग होगी। तो ये मतलब है सिंगल सिंगल जाने वाला रूल होता है, शॉर्ट में ऐसे समझो। तीसरा जो रूल है वो है पॉलीज रूल। पॉलीज रूल बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। यहाँ पे भी वैसे ही है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की सारी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो उनकी जो स्पिन्स होंगे उनको अपोजिट रखेंगे। अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, एरो अप और एरो डाउन। वो रूल यहाँ पे भी लगेगा, एरो अप और एरो डाउन, पॉलीज रूल यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, साई बीएमओ क्या होता है, साई 1 प्लस साई 2 होता है। और साई एबीएमओ क्या होता है, बोलो, साई 1 माइनस साई 2। ये फाई नहीं है, साई है, ऐसा त्रिशूल वाला है, लाइक दिस। समझ आ रहा है कि नहीं? ये तो ये है वेव फंक्शन। क्या है ये? वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये क्या है? वेव फंक्शन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनका सिर्फ रिटर्न सिग्निफिकेंस है, इसके इसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है उसमें नहीं जाना है, केवल लिखना आना चाहिए, डिनोट करना आना चाहिए। डिनोट करते हैं साई से, इतना पता होना चाहिए। साई बीएमओ मतलब साई 1 प्लस साई 2, साई एबीएमओ मतलब साई 1 माइनस साई 2। हल्का सा हिंट अगर लेना है तो इसे साइड में बना सकते हो, वही फिर से जो पीछे बनाया है एरो लगा के, बीच में बड़ा हो जाएगा। ये इंटरफेरेंस में समझाया था, उसका काम यहाँ पे आ रहा है। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि काम आएगा एक दिन, जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये साई बीएमओ हो जाता है हमारा। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो काफी ज्यादा हाई है, और यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी जो है, जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी कम है एबीएमओ। तो ये समझना थोड़ा सा आना चाहिए। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बनाना जाएं, साई बीएमओ लिखना जाने, साई एबीएमओ लिखना जाने। और जेई तक में भी इसके अंदर की कहानी नहीं है, क्योंकि जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उनको सॉल्व करना, उसके लिए हायर मैथमेटिक्स चाहिए, क्योंकि 12th में नहीं आती है वो। फिर इंजीनियरिंग के कोर्सेज में या बैचलर ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट बनोगे तब उसमें आता है, या फिजिक्स के कोर्सेज में आएगा। उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट हमको है नहीं। तो साई 1 क्या है, वेव फंक्शन ऑफ द फर्स्ट एटम। साई 2 क्या है, वेव फंक्शन ऑफ द सेकेंड एटम। इनके डायरेक्ट एडिशन से बीएमओ बनता है, इनके सब्सट्रैक्शन से एबीएमओ बनता है। और अगर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में जाएंगे तो इन फेज कॉम्बिनेशन जब होगा, सेम फेज में जब आपस में मिक्स होंगे तो बीएमओ बनेगा। आउट फेज में, अपोजिट फेज में मिक्स होंगे तो एबीएमओ बनेगा। डन। यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन बीएमओ में जाता है तो नोट लिखेंगे, लिखेंगे इफ इलेक्ट्रॉन गोज इन बीएमओ देन इट स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। ये याद रखना है, देन इट स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल if electron goes in ABMO जो कि अनस्टेबल है, then it unstabilize the molecule, या destabilize भी यूज कर सकते हो वर्ड, कोई प्रॉब्लम? ये हमारे पास स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग को याद रखना है, जो कि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाने में हम खुश हो जाएंगे, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाने में हम खुश होंगे, और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाने में हम गुस्सा होंगे। ठीक है,
हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बीएमओ में जाए। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो सिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो रट लोगे, वो तरीका याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलें। अब देखेंगे हम लोग टाइप क्या होता है। तो अभी इसमें और भी टाइप आएंगे। एक तो है कि बॉन्डिंग है या नॉन एंटी बॉन्डिंग है, दो टाइप के, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। अब उसमें भी टाइप्स आएंगे, सिग्मा है कि पाई है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स on the basis of on the basis of on the basis of extent of combination, और या ये कह सकते हैं कि एक्सटेंट कितना है या स्टेबिलिटी कितनी मॉलिक्यूल की है, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। या स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स है ना, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हमारे पास बनेंगे, इसमें भी दो टाइप के होंगे, एक होगा सिग्मा बीएमओ जिसको सिर्फ सिग्मा से लिखेंगे, और एक होगा सिग्मा एबीएमओ जिसको लिखेंगे सिग्मा स्टार से। इसमें भी दो होंगे, एक को लिखेंगे सिग्मा, एक को लिखेंगे सिग्मा स्टार। सिग्मा वाला जो है इसको बीएमओ के लिए यूज करेंगे, सिग्मा स्टार वाले को एबीएमओ के लिए यूज करेंगे। ये सब एक तरीके की ग्रामर है ये एमओटी की, जो याद करनी है। दूसरा जो होता है वो होता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कौन से होते हैं? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें भी दो बनते हैं, एक होता है पाई बीएमओ और एक होता है पाई स्टार जो होता है एबीएमओ। तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार भी यहाँ पे चलेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मतलब इसमें बॉन्ड का टाइप जो है वो भी आ जा रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो अनबॉन्डेड होते हैं ना, तो उसमें सिग्मा पाई की जरूरत नहीं होती। लेकिन तुम सोचो अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें बॉन्ड होगा, और बॉन्ड के टाइप दो होते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे तुम्हें उसका भी जो है एडिशन करना पड़ा जब एमओटी को बनाया गया। तो सिग्मा का मतलब है जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, और सिग्मा स्टार का मतलब जब एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। साथ में बीएमओ पाई का मतलब है कि जो बॉन्डिंग हो रही है वो लेटरल हो रही है ना, साइड बाय साइड ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप कर रहे हैं। सिग्मा पाई का जो यहाँ पे नाम आएगा वो सिमिलर आएगा जैसे हमने पीवीटी में किया था, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग जैसे होती थी, ऐसे हेड ऑन हेड कॉम्बिनेशन होगा। पाई वाले में क्या होगा? साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन होगा। तो सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बस यहाँ मॉलिक्यूल के लिए है, वहां पे जो था वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्डिंग करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपस में कॉम्बिनेशन से नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, उसका शेप भी दिखाएंगे हम। बट सिग्मा और पाई वैसे ही है, वहां पे भी सिग्मा स्ट्रांग था, यहाँ पे भी सिग्मा स्ट्रांग है ना, वहां पे पाई वीक था, यहाँ पे पाई वीक है। सिग्मा इंटरन्यूक्लियर्स के अलोंग होगा, पाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो जल्दी से पहले तुमको हम दिखा देते हैं इसके टाइप में। पहला लिख लेते हैं वन, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो इसमें इसको जो फॉर्म करेंगे उसमें क्या होगा, हेड ऑन हेड कॉम्बिनेशन होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग कॉम्बिनेशन होगा। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप, सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री लिखोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा, शेप भी कवर हो जाएगा, डायरेक्शन भी कवर हो जाएगा, है ना। सेम सिमेट्री कंबाइन along the internuclear axis, combine along the internuclear axis, तो क्या बनता है, तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं। पहला जो टाइप है वो है जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा कराते हैं, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ एस ऑर्बिटल कराते हैं। तुमको पहले से ही पता होगा, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि एस वाला जरूर होगा। क्यों? क्योंकि जो एस वाला होता है वो हमेशा सिग्मा ही तो बनाता है। अगर एक एटम है उसका ये 1s है, फर्स्ट एटम का, है ना, एटम 1 का ये 1s है, और एटम 2 जो है उसका 1s जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एटम 2 का जो 1s है वो यहाँ है, ऐसे। तो इनका कॉम्बिनेशन कराना है, इनको क्या करना है, कॉम्बिनेशन। तो कौन से तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO मेथड, डायरेक्ट ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दो होंगे। अच्छा बताओ, एनर्जी जो है ऊपर ज्यादा होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सब्ट्रैक्शन वाला। जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एडिशन वाला। एडिशन वाला ऊपर क्यों नहीं लिखा बच्चों बताओ? क्योंकि एडिशन वाले की एनर्जी कम है, तो एनर्जी भी जो है हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबल नीचे वाला ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, दो तरीके के बनेंगे। एक जो है वो ये न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ हो जाएगा, इस न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे एक नोड भी मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, एक नोडल प्लेन। ये जो हमारे पास एस वाला था इससे दूर हो गया, इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर हो गया, ऐसे दूर हो गया। तो यहाँ पे एक में प्लस फेज आएगा, इसमें नेगेटिव फेज आएगा, एक प्लस फेज आएगा, एक में क्या आएगा, नेगेटिव फेज। ये साइन जो है सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है। तो इसको हमको ऐसे ही याद रखना है, एज सच। ये वाला जो प्लेन है इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसको बोलेंगे नोडल प्लेन। और ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। उससे पहले नीचे वाले का अगर ज्यादा ध्यान दे दो तो वो क्या है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, तो ये एक साथ ऐसे बनेगा, और पूरे में पॉजिटिव फेज होगा, इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। ये हमारा है BMO और ये हमारा है ABMO। बताओ, सिंपल याद रखना है, जब ABMO बनता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाता है। BMO में क्या होता है, जैसे वहां पे होता था VBT में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड concentrates या increases between the nuclei। और ABMO में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव्स अवे, ध्यान से सुनना, पहले सुन लो फिर डाउट पूछो। मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, लिख सकते हो, फ्रॉम द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से दूर जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ, ABMO देखो, ABMO फिर से ड्रॉ कर देता हूं, देखो सिंपल है, ये आपस में मिल रहे हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूर करना है, यहाँ न्यूक्लियस यहाँ न्यूक्लियस, ये ऐसे दूर चला जाएगा ऐसे, और ये ऐसे दूर चला जाएगा ऐसे, ऐसे बना सकते हो। वो थोड़ा सा मैंने तो स्फेरिकल नहीं बनाया था, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक पे पॉजिटिव एक पे माइनस। जैसे तुम्हारे पास दो एटम्स हैं और वो आपस में पास आ रहे थे, लेकिन उनके बीच क्या हो गया, गुस्सा गर्मी हो गई। गुस्सा गर्मी अगर हो गई तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर चला जाएगा। पहले कैसे सिमेट्रिकल थे, ध्यान से सुनना, ऐसा था, अब ये नजदीक आ रहा था, नजदीक आ रहा था, ऐसा। अब गुस्सा जब इनके अंदर हुआ, माइनस जब हुआ, सब्सट्रैक्शन, गुस्से की वजह से क्या हो गया, ये न्यूक्लियस यहाँ है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर, ये न्यूक्लियस यहाँ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर, न्यूक्लियस से दूर हट गया, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये प्लस फेज, ये माइनस फेज, ये प्लस माइनस नहीं बनाओगे तो चलेगा। और यहाँ बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज
ए नोडल प्लेन इज हियर। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में से इलेक्ट्रॉन क्लाउड भाग रहा है। भाई बॉन्ड कब बनता है? जब न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता है। अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड हट रहा है बीच से, इसका मतलब जो है उनके बीच ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, उनके बीच कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अच्छे से आ नहीं रहा है, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो क्या होगा? अनस्टेबिलिटी आएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए देखा होगा तुमने, हमने एबीएमओ को ऊपर बनाया है। हम बीएमओ को ऊपर भी बना सकते थे, बट एनर्जी फिर समझ नहीं आता, हाइयर एनर्जी ऊपर होगी ऐसे। तो ये कन्वेंशनल तरीका है, एबीएमओ को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है। जो कन्वेंशन था वैसे ही मैंने लिख दिया, है ना। अनकन्वेंशनली भी लिख सकते थे, इसका कोई रूल बनाया नहीं गया है। ये एक कॉमन तरीका है लिखने का। जहां रूल था वो मैंने तुमको बताया था। रूल क्या था वो? z एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज द रूल। हम इस रूल को कभी भी वार्ड नहीं कर सकते हैं एमओटी में, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक अजम्पशन न किया हो। कभी कभी सवाल में क्या होता है, एज्यूम करना पड़ता है, या एग्जामिनर बोलता है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानो और फिर सवाल करो। बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट? बताओ क्या पाई बॉन्डिंग हो पाएगी 1s में? क्या सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा? सिग्मा बनेगा। तो इसका नाम तो हमने लिखा ना सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम हमने लिखा सिग्मा 1s। बताओ कितने कंबाइन हुए थे? हाउ मेनी कंबाइंड? और हाउ मेनी फॉर्म्ड? 2, है ना। दो कंबाइन हुए तो कितने बने? बोलो, दो कंबाइन हुए तो कितने बने? दो ही बने। दो ही बने। एक बना सिग्मा स्टार, एक बना सिग्मा। इसका नाम सिग्मा 1s, इसका नाम सिग्मा स्टार 1s, दोनों लिख दिए हमने। सिग्मा स्टार 1s को ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी गोइंग टू इंक्रीज। यहाँ पे क्या हुआ है? साई 1 माइनस साई 2 हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? साई 1 प्लस साई 2 हुआ है। यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ कि डिस्ट्रक्टिव? बोलो ऊपर में। याद करो, लेक्चर नंबर याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर का। जो आज सिखाया वो इंटरफेरेंस ही है। जो आज सिखाया है ना लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। बोलो कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्टिव का मतलब है जब फेज बढ़ जाए, जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है जब एम्पलीट्यूड कम हो जाए, सिंपल। डन। एक एक बच्चा कोई कम हो गया है, नेटवर्क नहीं था क्या उसका? 25 के 24 हो गए। टोटल कितने कितने बच्चे हैं, कुछ आइडिया है? हाउ मेनी आर देयर टोटल?
अरे जेड कौन है? जेड जेड है कोई क्या? जेड जो है इंटर हो गया है अभी, एंट्री नहीं दे रहा हूं उसको, स्पैम लग रहा है मुझे कोई। जेड मतलब क्या है जेड? चलो, क्या है बीएमओ समझ में आया, बीएमओ भी समझ में आया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्या आगे बढ़ चलें, 2s का करा दें? 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है बताओ? 1s के बाद कौन सा आता है? 2s। 2s ले लो। 2s का साइज क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा, है बात की नहीं सही? 2s का साइज क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। ये एटम 1 का होगा, तो ये एटम 2 का होगा। अब इनके बीच भी कॉम्बिनेशन होगा तो एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s, और इससे बनेगा सिग्मा 2s। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो न्यूक्लियस से दूर भागेगा, सिमिलरली जैसे पहले ऊपर हुआ था। और यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच बढ़ जाएगा। ऐसे। तो ये थोड़ा सा बड़ा नहीं बनाया है, इधर छोटा ज्यादा ही बड़ा है, समझ लो उसको। लेकिन इसको हम क्या बोल देंगे? एबीएमओ। इसको हम क्या बोल देंगे? बीएमओ। एनर्जी किसकी ज्यादा है? ऊपर वाले की ज्यादा है। ठीक है। तो ये समझना। नेक्स्ट आता है 2p। बताओ सिग्मा कौन बनाएगा? 2p एक्स सिग्मा बनाएगा, 2p वाई सिग्मा बनाएगा, या 2p जेड सिग्मा बनाएगा? विच विल फॉर्म सिग्मा? सिग्मा बॉन्ड, जेड। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ। तो सिग्मा 2p जेड बनाने वाला है बच्चों आज। क्यों? क्योंकि इस बार साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि तुम्हें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड लेना है। ये बच्चे नहीं बना पाएंगे सिग्मा, सिर्फ 2p जेड ही बना सकता है सिग्मा। देखो कैसे होता है। 2p जेड प्लस 2p जेड कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। नाउ देखें, 2p जेड को हम जेड एक्सिस यही मान लेते हैं, और ऐसे कॉम्बिनेशन करा रहे हैं। 2p जेड का थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिग्मा स्टार 2p जेड बनेगा, और सिग्मा 2p जेड बनेगा। ये एबीएमओ होगा, ये बीएमओ। अब तो सीख गए होगे, तुम्हें पता चल गया होगा इसके अंदर कैसे कर रहा हूँ मैं, पैटर्न पता चल गया ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन हो रहा है, सब्स हो रहा है यहाँ पे, सब्स, और यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? न्यूक्लियस से दूर भागेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? न्यूक्लियस से दूर भागेगा, बोलेगा कि मुझे नहीं आना है। और एडिशन जब होगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगा। ये है न्यूक्लियस, दिस, ये जो हमने इसके छोटे छोटे बनाए हैं यहाँ पे डॉटेड, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इसमें दूर भागेगा ना, तो उसके फेज क्या होंगे? अल्टरनेट हो जाएंगे। यहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे छोटू होगा, है ना। अगर इसमें प्लस लिया तो इसमें माइनस होगा। और थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसको, ऐसे, और इसको ऐसे दिखाएंगे तुम्हें। हाँ, अब यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये जा रही है, दूसरा जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे है मान लो। तो ये बोलेगा कि भाई ये मैं इतनी दूर आऊंगा, तुझसे दूर रहूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या होगा? नोडल प्लेन। पहले तो उसको बना देते हैं। और यहाँ पे फिर क्या होगा? इसका न्यूक्लियस ये वाला है, और इधर इसका ऑर्बिटल। देखो अब ये हो रहे हैं, इधर लोब छोटा हो गया, उधर लोब बड़ा हो गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस फेज है, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे फेज आएगी, प्लस माइनस ऐसे करके। ठीक है। ये क्या है? एबीएमओ। क्या नाम है इसका? सिग्मा स्टार 2p जेड। एंड जब ये आपस में क्या होता है, अच्छे से कंबाइन करता है, इसके अंदर एडिशन होता है, तो क्या होता है? बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ जाते हैं। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव खूब बढ़ता है, खूब अच्छे से बढ़ता है। और माइनस साइड में होता है ऐसा। इसको बोलते हैं सिग्मा 2p जेड। ये होता है बीएम। तो देख रहे होगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा।
न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी ज्यादा बढ़ गया, दैट इज वेरी गुड फॉर अस, है ना। टॉफी टाइप का स्ट्रक्चर आया, ये है बॉन्डिंग बीएमओ। तो ये सारे तुम्हें घर पे जो है ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है, तब ज्यादा क्लियर होता जाएगा कैसे ये हो रहा है। इन फेज कॉम्बिनेशन हो रहा है नीचे वाले में, आउट फेज कॉम्बिनेशन हो रहा है एबीएम वाले में। सिर्फ और सिर्फ 2p-Z कर सकता है सिग्मा बॉन्डिंग न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग कॉम्बिनेशन। ये एटम 1 है, इसका ऑर्बिटल है, ये एटम 2 है, इसका ऑर्बिटल है। इसका नाम जो है वो भी 2p-Z है, सिग्मा नहीं बच्चों, 2p-Z, और इसका नाम भी 2p-Z, नॉट अ प्रॉब्लम। सेंटर पे माइनस नहीं दिखाते हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम नेगेटिव साइन किसको मानते हो, ऊपर की पॉजिटिव। बट लेकिन हमेशा ये कन्वेंशन है कि जब भी जो है इन फेज कॉम्बिनेशन होगा तो हम बड़े वाले में प्लस दिखाएंगे, छोटे वाले में माइनस दिखाएंगे। इसको हम अपना क्या मानते हैं, है ना, एक गुड फैक्टर मानते हैं, ऐसा नहीं दिखाते कभी भी। प्रैक्टिकली जो है कोई देख के नहीं आया उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये दोनों भी चल सकते हैं, बट ये दिखाते नहीं है, ऐसे ही दिखाना है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एक्चुअली, लेकिन एक तरीका तुमको बनाना पड़ेगा ना। तो ये एक तरीका बनाया गया है कि जब भी हम बॉन्डिंग बीएमओ दिखाएंगे तो पॉजिटिव बड़ा वाले में दिखाएंगे, जहां इन फेज कॉम्बिनेशन हो रहा है और ज्यादा न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड पड़ रहा है, उस पर प्लस देंगे हम, क्योंकि ये प्लस माइनस इज नॉट चार्ज, इट इज जस्ट अ डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन वेव काफी ज्यादा है, और अगर ये बच्चों अगर ऐसे है बड़ी सी, तो छोटी छोटी सी ऐसी ऐसी है, समझ रहे हो कि नहीं। आफ्टर द कॉम्बिनेशन ये बोलना ये चाहता है कि ये छोटू हैं और ये बड़ू हैं, ऐसा। अब तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि सर हो सकता है कि नीचे से हमारी वेव जा रही हो, इलेक्ट्रॉन तो कभी भी कहीं भी घूमता है, ऐसे भी हो सकता था, माइनस माइनस प्लस। ये सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसको हम माइनस लिखेंगे तो ये फिर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन का मतलब ही होता है, इस एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लिखते हैं, इस एक्सिस के नीचे नेगेटिव, बट कन्वेंशनली हम इसी को लिखते हैं। तो इसमें तुम्हें पढ़ना नहीं है कि चक्करबाजी में कि सर ऐसे क्यों नहीं लिखा। सिंपल सा लॉजिक है कि ये कन्वेंशनली हम ऐसे ही लिखते हैं। ये दिखा रहा है कि वो आपस में राजी नहीं है एक दूसरे से, माइनस प्लस के साथ है, वेरी बैड, समझ रहे हो यहाँ पे। हाँ, प्लस माइनस अगर चार्ज होते तो ये वेरी गुड हो जाता, प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट दीज आर नॉट चार्जेस, दीज आर एक्चुअली फेजेस। फेज का मतलब है डायरेक्शन, और वो उल्टा सीधा एक माइनस प्लस से अगर फेज जुड़ रही है आउट फेज, तो इसके मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड घट जाएगा, इसलिए वहां पे नोडल प्लेन मिल गया हमें बीच में। तो ये तुम्हें जितना मैंने पढ़ाया है ये सारा का सारा रट के आना है, सारे के सारे पॉइंट्स याद करने आ रहे हैं, बिकॉज इसमें समझने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन याद करने के लिए उससे भी ज्यादा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई कॉन्सेप्ट जो हैं, ये ये समझ लो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है जो तुमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में बैक बॉन्डिंग थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा, बट मेडिकल बैच के लिए उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं उसकी, लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगा बैक बॉन्डिंग को, एंड ब्रिज बॉन्डिंग भी पढ़ाऊंगा, बनाना बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दीज आर सम सेपरेट टॉपिक्स, बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, कहीं कहीं पे जो होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स में उसको हम लोग कवर करते हैं, तो उसको सबसे लास्ट में पढ़ा दूंगा आफ्टर द एमओटी। किसी को नोट करना है या नोट्स से काम चल जाएगा। एमओटी का लगभग हमने अच्छा खासा पोर्शन कर लिया है, एक लेक्चर और लगेगा उसमें हो जाएगा। कोई नोट कर रहा था, बोलो। साथ में हो गए, वेरी गुड वेरी गुड, रंजन एंड एवरीवन। सो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
और रिवाइज करके रखो इसको, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। पता है कब हो रहा है? कहाँ पता है? सर संडे को नेक्स्ट। नेक्स्ट संडे है, ओके गुड। सर जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा? अभी सर क्या पढ़ा रहे हो? इक्विलिब्रियम एंड। अच्छा ठीक है, आईयूपीएससी पढ़ाता हूँ फिर मैं तुमको। आईयूपीएससी पढ़ा नहीं है तुमने? ठीक, आईयूपीएससी पढ़ा देता हूँ मैं। ओके नो प्रॉब्लम। रेडॉक्स भी ले सकता हूँ मैं, अगर आईयूपीएससी स्किप करेंगे तो रेडॉक्स 2 चैप्टर में से एक रहेगा, या तो रेडॉक्स दैट इज मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2, या फिर हमारा रहेगा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।